साथियों आज जो है हम फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नंबर 8 देखेंगे। देखिए अगर हम बात करें कि जो हमारा आर्टिकल है 25 से लेकर 28 तक, उसके अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 25 की, तो ये कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक, किसी धर्म को मानने अथवा न मानने की स्वतंत्रता, फिर आचरण करने की स्वतंत्रता और प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको। तो आर्टिकल 25 के अंतर्गत कौन कौन से आपको फंडामेंटल राइट्स हैं? अंतःकरण की स्वतंत्रता जो है, ठीक है, फिर किसी भी धर्म को मानने अथवा न मानने की स्वतंत्रता है, चाहे तो आप किसी धर्म को मान सकते हैं, चाहे तो न मान सकते हैं, ठीक है। फिर आचरण करने की स्वतंत्रता है, ठीक, और उसके बाद क्या है? प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 26 की, ये कह रहा है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, ठीक। आर्टिकल 25 क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक, इसमें क्या है? किसी धर्म को मानने अथवा न मानने की स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता है और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, राइट। अगर हम बात करें आर्टिकल 26 की, तो कह रहा है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, राइट। अब साथियों देखिए हम आर्टिकल 27 की बात करेंगे। आर्टिकल 27 में क्या है? किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अर्थात टैक्स नहीं देने की स्वतंत्रता, राइट। आर्टिकल 27 क्या कहता है? किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अर्थात जो टैक्स है नहीं देने की स्वतंत्रता है, राइट। हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 28 की। ये कह रहा है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता है, ठीक है। क्या कह रहा है आर्टिकल 28? कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता है। जैसे हम बात करते हैं, देखिए हम ABCD यहाँ पे 4 तरीके से बात करेंगे। जो हमारा ए में है, इसमें कह रहा है ऐसे शिक्षण संस्थान जो पूर्णतः राज्य निधि से वित्त पोषित हों, राइट। जैसे सरकारी स्कूल, इनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, राइट। तो कह रहा है इसमें कि ऐसे विद्यालय या ऐसे शिक्षण संस्थान जो पूर्णतः राज्य निधि से वित्त पोषित हैं, राइट, जैसे सरकारी गवर्नमेंट स्कूल हुआ, तो इनमें क्या होगा? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अच्छा, दूसरे प्रकार के कौन से स्कूल होते हैं? कह रहे हैं निजी शिक्षण संस्थान जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, ठीक, इनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अच्छा, तीसरा है ऐसे शिक्षण संस्थान जो राज्य से अंशतः वित्तीय सहायता प्राप्त है, ठीक है, इनमें भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। या फिर चौथे प्रकार के हैं जो पूर्णतः राज्य वित्तीय सहायता प्राप्त परंतु उनकी स्थापना ऐसे प्रायोजन के लिए हुई है, जैसे मदरसा हुआ है, ठीक, जैसे मदरसा जो हमारा है, इसमें क्या, इसमें भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो हमने आर्टिकल 28 में आपको क्या बताया कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता है, राइट। इसमें आपको हमने 4 तरीके से बताया कि जो इनको कैटेगरी हम 4 कैटेगरी में बांट लेंगे ABCD में। तो हमने एक कैटेगरी के अंतर्गत आपको बताया था कि ऐसे विद्यालय या ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो पूर्णतः जो है गवर्नमेंटेड है, राइट, उनमें क्या है? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अच्छा, कुछ ऐसे भी संस्थान हैं जो निजी शिक्षण संस्थान हैं, उनमें क्या है, लेकिन वो क्या है? मान्यता प्राप्त है, उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। या फिर ऐसे शिक्षण संस्थान जो राज्य से अंशतः वित्तीय सहायता प्राप्त हो, राइट, उनमें भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। या फिर जो चौथा हमारा कैटेगरी का है, ये कह रहा है कि जो पूर्णतः राज्य वित्तीय सहायता प्राप्त विद्यालय या शिक्षण संस्थान परंतु उनकी स्थापना ऐसे प्रयोजन के लिए ही हुई है, जैसे मदरसा हुआ, ठीक, इनमें क्या हुआ? धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अब साथियों हम बात करते हैं आर्टिकल 29 और 30 की। तो इसमें क्या है? शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है। तो आर्टिकल 29-30 में क्या है? शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। अगर हम बात कर लें आर्टिकल 29 की, ये कह रहा है कि कह रहा है जिसकी भी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को उसे बनाए रखने का पूरा अधिकार है, राइट। मतलब आर्टिकल 29 ये कह रहा है कोई भी, ठीक है, किसी विशेष मतलब कह रहा है किसी की कोई विशेष भाषा हो, लिपि हो या संस्कृति हो, उसको बनाए रखने का उसका फंडामेंटल राइट्स है, राइट। तो शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार किसमें? आर्टिकल 29-30 में। और आर्टिकल 29 में हमने आपको क्या बताया कि जिसकी भी अपनी कोई विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति हो, उसे वो बनाए रखने का उसका पूरा अधिकार है, राइट। अब देखिए आर्टिकल जो हमारा 30 है, ये कह रहा है जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं ना, तो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होते हैं, उन लोगों के लिए कह रहा है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। तो जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी कर सकते हैं और वो प्रशासन भी कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 30 उनको फंडामेंटल राइट्स देता है। साथियों हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 32 की। इसमें कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। देखिए इसमें कह रहा है कि जो हमारे मौलिक अधिकार है ना, जैसे 14 से 30 तक है जो हमारे मौलिक अधिकार, ये क्या है?
प्रवर्तन की गारंटी देता है। जो हमारा आर्टिकल 32 है ये कह रहा है, आर्टिकल 32 हमारा ये कहता है कि जो आपको फंडामेंटल राइट्स है ना, इनकी ये गारंटी देता है, राइट। फिर इसमें क्या है, मौलिक अधिकार, ठीक है, हमने बताया मौलिक अधिकार जैसे नागरिक या गैर नागरिक हो, राज्य या प्राइवेट व्यक्तियों का हो। तीसरा कह रहा है यह स्वयं भी एक मौलिक अधिकार, जो हमारा आर्टिकल 32 है ना, ये क्या है, ये स्वयं भी एक मौलिक अधिकार है। क्यों? क्योंकि यह अभी भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 में आता है, राइट। तो आर्टिकल 32 हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। क्यों है? क्योंकि वो भाग 3 के अंतर्गत और आर्टिकल 12 से 35 तक है, ठीक। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। कह रहा है यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का रक्षक है। मतलब जो आर्टिकल 32 है, हमने आपको यही बताया था ना कि जो हमारा अनुच्छेद या मौलिक अधिकारों का रक्षक है, आपको मौलिक अधिकारों की आपको गारंटी प्रदान करता है और स्वयं भी एक मौलिक अधिकार है, राइट। अगर हम बात करें जो मौलिक अधिकार है, देखिए इनको लागू करने की बात करें तो मौलिक अधिकार को लागू कौन कौन कर सकता है, तो मौलिक अधिकार को लागू सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट करेगा ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है आपको आपके मौलिक अधिकार को प्रदान करेगा। और जो आर्टिकल 26 है ये उच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट, ये आपके मौलिक अधिकारों को लागू करता है, राइट। तो पूछे मौलिक अधिकारों को कौन कौन लागू कर सकता है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 32 के अंतर्गत करेगा और जो हाई कोर्ट है आर्टिकल 226 के अंतर्गत करेगा, राइट। अब देखिए आर्टिकल 32 के अंतर्गत ही आपका 5 प्रकार की रीटें आती हैं, ठीक है, जिसमें आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हम हैबियस कार्पस बोलते हैं, दूसरा परमादेश जिसको हम मैंडमस बोलते हैं, और तीसरी जो रीट है यह है प्रतिषेध जिसको हम प्रोहिबिशन बोलते हैं, और चौथी रीट जो है यह उत्प्रेषण जिसको हम सर्जरी बोलते हैं, और जो पांचवी रीट है यह है अधिकार परीक्षा जिसको हम क्यूओ वारंटो बोलते हैं। तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रीटें आपको प्रदान की जाती हैं, जिसमें पहली आपकी है बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हम हैबियस कार्पस बोलते हैं, ठीक है। पहली रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हम हैबियस कार्पस बोलते हैं, दूसरी रीट परमादेश मैंडमस है, तीसरी है प्रतिषेध जिसको हम प्रोहिबिशन बोलते हैं, चौथी जो हमारी रीट है यह है उत्प्रेषण जिसको हम सर्जरी बोलते हैं, और जो पांचवी रीट है यह है अधिकार परीक्षा जिसको हम क्यूओ वारंटो बोलते हैं। आइए एक एक करके हम सभी रीटों को देखते हैं। देखिए आपको हमने आर्टिकल 32 के अंदर बताया कि 5 प्रकार की रीटें होती हैं, जिसमें हम पहले रीट देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हम हैबियस कार्पस बोलते हैं। अच्छा पूछे बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है, तो जो इसका अर्थ होता है ना, ये होता है शरीर प्राप्त करना, राइट। अच्छा इसमें क्या क्या है, कह रहा देखिए यह रीट जो है न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। भाई रीट तो हमेशा न्यायालय के द्वारा ही जारी की जाएगी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों इस रीट को जारी कर सकते हैं। तो कह रहा जो यह रीट है ये न्यायालय के द्वारा जारी की जाएगी। दूसरा, जब 24 घंटे से अधिक किसी को अवैध रूप से कैद में रखा गया हो। कैसे अवैध रूप से, जब किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा अवैध रूप से जब उसको कैद में रखा गया हो तो ये रीट जारी की जाती है। अच्छा इस रीट को कौन कौन जारी कर सकता है, इस रीट को वो व्यक्ति स्वयं भी जारी कर सकता है, स्वयं पीड़ित व्यक्ति या अन्य के द्वारा भी दायर की जा सकती है। तो जारी तो वैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करेगा, लेकिन इसके द्वारा जो अपील है वो स्वयं पीड़ित भी कर सकता है इस रीट को लेके, या उसके विरुद्ध मतलब कोई अन्य व्यक्ति भी दायर कर सकता है, राइट। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में हमने आपको क्या बताया कि शरीर प्राप्त करना होता है। यह रीट जो कि न्यायपालिका के द्वारा दायर की जाती है, जारी की जाती है। इसमें क्या होता है कि जब किसी को 24 घंटे से अधिक जो अवैध रूप से किसी को कैद कर लिया गया होता है ना, तो उस समय इस रीट को जारी किया जाता है। अच्छा इस रीट को कौन कौन दायर कर सकता है, तो इस रीट की जो दायर है वो स्वयं पीड़ित भी कर सकता है या फिर कोई अन्य व्यक्ति भी इस रीट की दायर करा सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें परमादेश की जिसको हम बोलते हैं मैंडमस, अच्छा इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, ठीक। परमादेश मतलब आदेश, तो परमादेश मतलब क्या है, हम आदेश देते हैं। अच्छा इसमें क्या है मैंडमस में, क्या है जो न्यायपालिका इस रीट के माध्यम से ऐसे सार्वजनिक या लोक प्राधिकारी को आदेश देगी जिसने अपने सार्वजनिक कर्तव्य को करने से इनकार कर दिया हो, राइट। देखिए यह रीट जो है केवल सरकारी व्यक्ति के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है, प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध यह रीट नहीं जारी होगी। तो परमादेश जो हमारी रीट है यह सिर्फ सरकारी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है, किसी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध नहीं जारी होगी, राइट। देखिए अगली जो रीट है तीसरी, यह है प्रतिषेध जिसको हमने बताया था प्रोहिबिशन। अच्छा इसका अर्थ होता है रोकना, मतलब चल रही कार्यवाही को बीच में रोकना। जैसे कोई आपका कोर्ट में मुकदमा चल रहा है ना, तो उसी मुकदमे को बीच में रोकना या क्या है प्रतिषेध है। ये क्या करती है, जो अपर जुडिशरी होती है ये लोअर जुडिशरी को आदेश देगी कि मतलब जो ये कोर्ट है मतलब इस मुकदमे को रोका जाए, राइट। अब हम बात करते हैं उत्प्रेषण की जिसको हम सर्जरी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कार्यवाही समाप्त हो चुकी होती है, फैसला सुनाया जा चुका होता है, ठीक है, उस समय यह रीट दायर की जाती है। देखिए यह दोनों ही रीट
न्यायपालिका के संबंधित हैं। जो दोनों रिट है, मतलब जो प्रतिषेध हमारी है और जो उत्प्रेषण है, ये दोनों कैसी है, न्यायपालिका से संबंधित है। यह रिट हाई जुडिशरी के द्वारा लोअर जुडिशरी के विरुद्ध जारी की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई आपका मुकदमा या कोई जो केस है वो आपका चल रहा है हाई कोर्ट में और आप अपने फैसले से संतुष्ट हैं नहीं, तो आप क्या करेंगे, इस रिट को उठा के सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि उसको वहीं पे रोक देगा, ठीक है। हाई कोर्ट को अपना आदेश देगा वो कि उस केस को वहीं रोक दिया जाए, ठीक है, क्योंकि उसकी कस्टडी, उसकी जो मतलब पूरी, वो हम अपने अंतर्गत करेंगे, ठीक। तो यही जो हमारा ये प्रतिषेध होता है, राइट। तो जब केस चल रहा हो, ठीक है, जब कार्यवाही चल रही हो, उस बीच में अगर रोक दिया जाता है तो प्रतिषेध होता है। लेकिन जब कार्यवाही समाप्त हो चुकी और फैसला सुनाया जा चुका हो, उस समय जो है वो उत्प्रेषण होता है, राइट। देखिए जो पांचवी रिट है ये हमारी है अधिकार परीक्षा, जिसको हम क्यूओ वारंटो बोलते हैं। इसमें क्या है कि आपका प्राधिकार क्या है, लोक प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है, अवैध तरीके से सार्वजनिक पद को धारण कर लिया हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो अधिकार परीक्षा होती है ये कहती है कि आपका अधिकार क्या है, राइट। इसमें कह रहा है कि कोई भी लोक प्राधिकारी जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई काम कर रहा है, इस रिट को जारी किया जाता है उसके विरुद्ध, ठीक है। या फिर अवैध तरीके से कोई सार्वजनिक पद को धारण कर लिया हो तो भी यह रिट जारी होती है, राइट।